नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो बात कही अपने 9वें संबोधन में, आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतनी शिद्दत और इतनी बेबाकी से और इतने आत्मविश्वास के साथ नहीं कही है। पहली बात तो ये बता दूं कि देश का कोई प्रधानमंत्री चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने के 9वें साल में आत्मविश्वास से इस तरह से भरा हुआ कभी दिखाई नहीं दिया। और जब मैं बात कर रहा हूँ कोई प्रधानमंत्री, तो कोई प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें जवाहरलाल नेहरू को भी शामिल कर रहा हूँ। वो चुनाव जीतकर पहली बार प्रधानमंत्री 1952 में बने थे, 1952 में। उससे पहले वो 1946 में प्रधानमंत्री बने थे और यूनियन जैक के झंडे तले जो है वो उन्होंने शपथ ली थी, क्वीन की शपथ ली थी। उन्होंने भारत के संविधान की शपथ नहीं ली थी जब 1946 में प्रधानमंत्री बने। तो चुनाव पहला वो जीते 1951-52 का, जो 52 का इलेक्शन हुआ वो जीते। और उसके बाद अगर आप 9वां साल गिने तो 1961 आते आते जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता बहुत नीचे आ गई थी और 1962 के चीन युद्ध के बाद तो और भी उनकी स्थिति खराब हो गई थी। अगर वो जीवित रहते तो 1967 यानी 67 का इलेक्शन जीत पाते या नहीं, इसमें भी शंका थी। अगर जीतते तो क्या जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ या कांग्रेस का उस समय हुआ उससे भी बुरा हो सकता था। लेकिन वो आज का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अपने कार्यकाल के 9वें साल में कोई प्रधानमंत्री लोकप्रियता की ऐसी ऊंचाई पर नहीं रहा है। और फिर कह रहा हूं कोई प्रधानमंत्री यानी कोई प्रधानमंत्री, जितने भी नेहरू के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने वो अपने कार्यकाल के निर्वाचित कार्यकाल की बात कर, कार्यकाल के तीसरे साल से ही अलोकप्रिय होने लगे और सत्ता से बाहर चले गए। 1967 के चुनाव के बाद इससे बचने के लिए इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी को तोड़ना पड़ा, तोड़कर अलग पार्टी बनाना पड़ा, पार्टी के एक बड़े वर्ग को बाहर निकालना पड़ा। हालांकि उनको पहले निकाल दिया गया था पार्टी से। लेकिन आप याद कीजिए 1971, 73 आते आते इंदिरा गांधी की लोकप्रियता, उनकी पार्टी की लोकप्रियता नीचे जा रही थी और 74 में उनके सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया देशव्यापी। इसी तरह से आप याद कीजिए जब दोबारा लौट कर आई 1980 में, उससे पहले 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी प्रधानमंत्री बने। तीसरा साल आते आते उनकी क्या स्थिति हुई बताने की ज़रूरत नहीं है। 1980 में इंदिरा गांधी आई, उसके बाद 83-84 में क्या स्थिति हो गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब में आतंकवाद, इन सब का सामना करना पड़ा। उनकी स्थिति का बखान करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से राजीव गांधी को याद कीजिए, 1984 में प्रचंड बहुमत से आए, 412 सीटें जीत कर आए और 86 में बोफोर्स का मामला उठा और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ। 1989 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 3 आंदोलन हुए, बड़े आंदोलन। पहला हुआ 1974-75 में जेपी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसका नतीजा हुआ सत्ता परिवर्तन 1977 में। लेकिन सत्ता परिवर्तन जिस मुद्दे पर हुआ, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आंदोलन चला था, उसको सत्ता में आने के बाद सत्ताधारी लोग भूल गए। दूसरा आंदोलन हुआ 1986-87 में बोफोर्स का मुद्दा आने के बाद। देश में भ्रष्टाचार और सुरक्षा, देश की सुरक्षा का मामला उठा। भ्रष्टाचार खत्म करने, भ्रष्टाचार के विरोध अलग जगाने के लिए वीपी सिंह निकले कांग्रेस पार्टी से। सारे ये विपक्षी दल लेफ्ट पार्टीज़ को छोड़कर और भाजपा को छोड़कर उनके साथ हो गए। भाजपा और लेफ्ट दोनों ने उनकी सरकार का समर्थन किया, लेकिन सरकार में आने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया। तीसरा आंदोलन हुआ अन्ना हज़ारे का। अन्ना हज़ारे के आंदोलन से एक पार्टी निकली, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, एक पार्टी निकली जिसका नाम था आम आदमी पार्टी और एक नेता निकला। उन्होंने ये बड़ा परिवर्तन ये किया कि उन्होंने तय किया कि इससे पहले जो पारंपरिक पार्टियां भ्रष्टाचार करती थीं, भ्रष्टाचार का वो तरीका वो नहीं अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपना तरीका ईजाद करेंगे भ्रष्टाचार का और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, और वो कर रहे हैं। उस रास्ते पर वो बिना रुके, बिना हिचके आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के नए तरीके
अगर आपको सीखने हो तो आम आदमी पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है कि वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के सबसे निर्णायक कालखंड में हैं। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। ये कोई चुनावी भाषण नहीं है। चुनावी सभा में वो भाषण नहीं दे रहे थे कि भाषण देना है, ताली पिटवानी है, वोट लेना है। ये भाषण उनका ये उनका वक्तव्य 130 करोड़ देशवासियों से संवाद था। वो उनका समर्थन मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो नफरत है, लेकिन भ्रष्टाचारियों का समर्थन किया जाता है, उनके प्रति सहानुभूति होती है, उनका महिमा मंडन भी होता है। लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, सज़ा काट कर आते हैं और फिर महान बना दिए जाते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों से नफरत कीजिए। जब तक समाज उनका बहिष्कार नहीं करेगा, जब तक समाज उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार का रोग दूर नहीं होगा। चाणक्य ने कहा था भ्रष्टाचार किसी भी देश और समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, और भ्रष्टाचार खत्म किए बिना देश की सुरक्षा को आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही, अब आप देखिए कि फ़र्क क्या है। इससे पहले जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुए, उससे जो सरकारें बनी, मोरारजी देसाई, उनकी व्यक्तिगत निष्ठा ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। वीपी सिंह, उनकी ईमानदारी पर, उनकी व्यक्तिगत निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों आज जो नारा है मोदी का, उसके आधे पर रुक गए कि खाऊंगा नहीं। लेकिन इन लोगों ने कभी खाने वालों से परहेज़ नहीं किया, भ्रष्टाचार खुद नहीं किया, भ्रष्टाचार में कभी सहयोगी नहीं बने, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ नहीं किया, और उनका साथ लेने में भी कोई उन्होंने परहेज़ नहीं किया। अगर मोरारजी ने ये परहेज़ किया होता तो बाबू जगजीवन राम उनके मंत्रिमंडल में डिप्टी पीएम ना बनते। अगर वीपी सिंह ने किया होता तो उनके मंत्रिमंडल में अरुण नेहरू से लेकर तमाम लोग उनकी सरकार में मंत्री न बनते। लेकिन इन दोनों नेताओं ने भ्रष्टाचार की ओर से आंख मूंद लिया। ये अलग बात है कि इनको बड़ा लंबा समय नहीं मिला, लेकिन जितना समय मिला, जो अर्जेंसी होनी चाहिए थी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का, जिस जनादेश को लेकर आप आए थे, उसके प्रति आप गंभीर नहीं दिखे। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इस नारे पर वो पिछले 8 साल से चल रहे हैं, 9वां साल शुरू हो चुका है। लोगों का भरोसा, विश्वास, कोई भी नेता, आप याद कर लीजिए, आज जो 80, 90, 92 साल के लोग हों जिन्होंने आज़ादी का दिन 1947 देखा हो, वो उस समय से आज तक को याद कर लें, अपनी याददाश्त पर जोर डाल लें। कोई इस देश का नेता नहीं हुआ जिसकी विश्वसनीयता, जिसकी साख, जिसकी लोकप्रियता इतने लंबे समय तक बनी हो। और मैं केवल प्रधानमंत्री पद की बात नहीं कर रहा हूँ। देश का कोई नेता ऐसा नहीं रहा, कोई नेता जो लगातार 20 साल तक सत्ता में रहा हो। सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार 20 साल से सत्ता में हैं, कोई चुनाव हारे नहीं हैं। उनके नेतृत्व में कोई चुनाव, न तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब पार्टी हारी, न जब प्रधानमंत्री हैं तो लोकसभा का चुनाव हारी। इसके बावजूद जैसे काजल की कोठरी में आप रहते हों और बेदाग हों, उस तरह से नरेंद्र मोदी की छवि है ईमानदारी को लेकर। नरेंद्र मोदी जब ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की बात करते हैं, तो लोग उस पर यकीन करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। इसलिए जो भ्रष्टाचारी, उन्होंने कहा बड़ा से बड़ा बचने नहीं पाएगा। उनके इस एक वाक्य ने पता नहीं कितने लोगों की नींद हराम कर दी होगी, पता नहीं कितने लोगों को नींद नहीं आ रही होगी। वो चाहे आप बात करें लालू प्रसाद यादव के परिवार की, आप बात करें ममता बनर्जी की और उनके परिवार की, आप बात करें शरद पवार और उनके परिवार की, आप बात करें उद्धव ठाकरे उनके रिश्तेदारों की, आप बात करें एमके स्टालिन की, आप बात करें जगन मोहन रेड्डी की, आप बात करें के चंद्रशेखर राव की। ये सूची बड़ी लंबी होती जाएगी, आप गिनते जाइए। इन सब को डर है। इन सब में से कोई खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। इन सबको आशंका है। ये जो ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, इनकम टैक्स के खिलाफ आप इतना रोष देख रहे हैं, इतना गुस्सा देख रहे हैं, वो इसलिए है
कि ये एजेंसियां ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। ये एजेंसियां भेदभाव के आधार पर काम नहीं कर रही हैं। ये एजेंसियां जहां गड़बड़ मिल रहा है वहां जांच कर रही हैं और आरोप पत्र दाखिल कर रही हैं। आप IRCTC का जो होटल घोटाला है उसी में देखिए, 2017 जुलाई में FIR फाइल हुई और अप्रैल 2018 में चार्जशीट फाइल हो गई। पूरा लालू परिवार है इसमें शामिल उस चार्जशीट में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से काम हो रहा है। और बात जब भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचारियों की, देश से भ्रष्टाचार हटाने की हो, तो फिर नेहरू गांधी परिवार का नाम कैसे नहीं आ सकता है। प्रधानमंत्री ने जो 2 मुद्दे गिनाए जिसका वो जिक्र पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और ख़ास तौर से लाल किले की प्राचीर से कहा, वो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। जब उन्होंने भाई भतीजावाद कहा, अभी तक जो बोलते थे तो वो क्वालिफाई नहीं करते थे, उसको ज़्यादा स्पष्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस गलतफहमी में न रहिए कि हम जब भाई भतीजावाद की, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो वो केवल राजनीति तक सीमित है। उन्होंने कहा इस भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ने इस देश के टैलेंट को, इस देश की प्रतिभा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनका अवसर छीना है, ऐसे लोगों को अवसर दिया है जो डिज़र्व नहीं करते। उन्होंने कहा लोगों के पास रहने को घर नहीं है, यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास नोट रखने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है। ये इस तरह की लूट मची हुई, उस लूट को रोकना है और बड़े से बड़े को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब मैंने ये जो नाम गिनाए, वो चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, ममता हो, शरद पवार हो, उनका परिवार हो, उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार हों, उसके अलावा MK स्टालिन, KCR, जगन मोहन रेड्डी, इन सब का जेल जाने का समय आ रहा है। इनमें से कितने लोग जाएंगे, कितने लोग अदालत से बचने में कामयाब हो जाएंगे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इनके अपराध की सज़ा दिलाने की सरकार की ओर से, सरकारी एजेंसियों की ओर से पूरी कोशिश होगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री का जो कन्विक्शन था, क्योंकि उनको बेईमानी करनी नहीं है, उनको किसी के लिए, अपने लिए धन संचित करना नहीं है, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को देना नहीं है। उनका जीवन खुली किताब है, सब लोग इतने सालों से देख रहे हैं। और 20 साल तक जो नेता सार्वजनिक जीवन में हो और लगातार सत्ता में हो, उसके खिलाफ आरोप का एक बूंद भी ना हो, एक सुई मात्र भी जो है वो शक की गुंजाइश ना हो, ऐसा नेता इस देश में पैदा नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी नेता का नाम उठाकर देख लीजिए, ख़ास तौर से प्रधानमंत्रियों की बात कर लीजिए, तो इस श्रेणी में मैं केवल और केवल लाल बहादुर शास्त्री को रखूँगा। प्रधानमंत्रियों की बात करें तो, जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप की बात नहीं कर सकते। जब मैं भ्रष्टाचार के आरोप की बात करता हूँ तो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार तक नहीं सीमित, बल्कि उनके आसपास के परिवार के लोगों की भी बात करता हूँ। इस मामले में मैं एक और नाम ले सकता हूँ, चौधरी चरण सिंह का। उसके अलावा परिवार के लोग ना हो शामिल, खुद ना हो तो परिवार के लोग शामिल रहे। तो इसलिए जो है, भ्रष्टाचार की जब बात नरेंद्र मोदी करते हैं तो लोगों को भरोसा होता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये करके दिखाया है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरों को उपदेश दे रहा है कि आप ऐसा करिए, मैं नहीं करूँगा। इन्होंने पहले अपने जीवन में उसको उतारा, उसके बाद करने को कह रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ी, आप देखिए पहले दिन से, प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो जैम की ट्रिनिटी बनाई, जनधन, आधार और मोबाइल की, उसका मकसद क्या था? जो ये तीनों बनाया, उसका मकसद था गरीब आदमी का जो पैसा है, गरीब आदमी को जो पैसा दिया जाता है, जो भी सरकार की ओर से मिलता है, मदद मिलती है, उसका जो हक है वो मिलता है, वो दूसरे लोग लूट न सकें। उस लूट से बचाने के लिए ये जैम का जो है उन्होंने प्रावधान किया, इसकी शुरुआत की। उसके बाद एक के बाद एक आप देखिए, प्रधानमंत्री का लाल किले का भाषण इस बात का बार बार एंडोर्समेंट है, इस बात की बार बार पुष्टि है कि ये प्रधानमंत्री, ये सरकार सबसे पहले, सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक
अगर सोचती है तो वो समाज के वंचित वर्ग के बारे में, समाज के वंचित वर्ग के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, वो सब उपाय ये सरकार कर रही है सीमित संसाधनों में, इतने विरोध के माहौल में और इतनी अड़चनों के बावजूद। आप देखिए जिस तरह से कोरोना के दौर में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कोरोना से निपटने के लिए देश को तैयार किया, एकजुट किया, आप बताइए कि इतनी बड़ी महामारी में इतना सब खर्च होने के बावजूद, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भ्रष्टाचार का कोई आरोप विपक्ष भी नहीं लगा पाया। कोशिश बहुत की कि वो वैक्सीन बेच दी, वो फलाना कर दिया, कोई आरोप टिका नहीं। कोई एक मुद्दा लगातार जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था है, उसमें भ्रष्टाचार खोजने के लिए तमाम एनजीओज़ ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, हर संभव कोशिश की कि कहीं से तो मिले कुछ नहीं मिला। हो सकता है मिल जाता है, इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई योजना चल रही है तो उसमें 2, 4, 6, 10, 20, 500 लोग, 1000 लोग गड़बड़ निकल सकते हैं, लेकिन नहीं निकला, क्योंकि मालूम था कि अगर ऐसा होगा, पहली बात तो होगा नहीं, अगर होगा तो ऐसा करने वाला सज़ा ज़रूर पाएगा। यही होता है कानून का राज, जब लोगों के मन में भरोसा हो कि या तो गलत होगा नहीं और गलत होगा तो गलत करने वाले को सज़ा मिलेगी, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। तो प्रधानमंत्री का जो भाषण लाल किले का है, आप मान कर चलिए, अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ये अंदाजे की, ये भविष्यवाणी की बात नहीं है। ये सारे भ्रष्टाचार के आरोपी जेल में होंगे और बहुत जल्दी जेल में होंगे। जिस गति से ये सारे मुकदमे चल रहे हैं, जिस गति से जांच चल रही है, उससे बहुत स्पष्ट है। और जब इशारा ऊपर से हो कि कोई समझौता नहीं करना है, किसी को बचाना नहीं है, मेरा कोई सगा नहीं है, इसलिए जांच एजेंसियों का हौसला बढ़ जाता है। जांच एजेंसियां अपने सर्वोत्तम रूप में काम करती हैं, अब उत्कृष्टता से काम करती हैं जब उन पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। हमारी पुलिस, हमारी जांच एजेंसियां, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, वो मार खाती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के कारण, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण। जब पॉलिटिक्स पिक एंड चूज़ करती है, इसको बचा लो, इसको फंसा दो, जब ये खेल शुरू होता है, तब जांच एजेंसियां दिखाई देता है जैसे अक्षम हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं, उनमें वो क्षमता ही नहीं है। पुलिस के साथ भी ऐसा ही है। पुलिसिंग का फ़र्क आप देखिए जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जो उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो रहा था, दोनों की तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल विल हो और पॉलिटिकल फ्रीडम हो, कोई बंधन ना हो पुलिस पर, तो पुलिस किस तरह से काम करती है। तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो कहा है, उसको आप भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 75 साल की सबसे बड़ी मुनादी समझिए, और इस मुनादी की आवाज़ से बहुत से लोगों के कान बहरे हो जाएंगे, उनको नींद नहीं आने वाली है। और जो लोग ईमानदार होते हुए संकुचित मन से, जो एक तरह की निराशा में, एक तरह की हताशा में कि ईमानदारी का कोई मोल नहीं है इस देश में, ईमानदारी से काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उनके गौरव के दिन आ रहे हैं, उनके सम्मान का दिन आ रहा है, ईमानदारी की प्रतिष्ठा का दिन आ रहा है कि ईमानदारी प्रतिष्ठित होगी। और जो प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार और बेईमानी से समाज को नफरत करना चाहिए, भ्रष्टाचार और बेईमानी से नहीं, भ्रष्टाचारियों और बेईमानों से भी। ये बात समाज में अगर नीचे तक पहुंचेगी तो आप देखिए कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में और देश में आने वाला है। उसके बाद देश की तरक्की, देश की सुरक्षा, इन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हमको बहुत जल्दी दिखने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।